सो स्टूडेंट, आज हम लोग साइंस टू महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 10th स्टैंडर्ड के साइंस 2 का फर्स्ट चैप्टर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का पार्ट 2 डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसका पार्ट 1 हम पहले इसके पार्ट 1 को हम लोग देख चुके हैं। आई होप आपको वो वीडियो समझ में आया हो। ये पार्ट उसके आगे का है। ठीक है, इस चैप्टर में टोटल 8 टॉपिक्स हैं। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में टोटल 8 टॉपिक्स हैं, जिसमें से 4 टॉपिक्स हम लोग पहले ही कवर कर चुके हैं और बैलेंस जो बचा हुआ 4 टॉपिक्स था वो हम लोग अभी आगे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक है डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन का प्राकृतिक चयन के सिद्धांत। डार्विन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें एक मतलब नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी थी ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में। वो हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। उसके बाद लैमार्किज्म मतलब एक लैमार्क नेम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें एक थ्योरी बताई थी, जिसको हम लोग इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं, बताने वाले हैं। स्पेसिएशन यानी कि जाति उद्भव, स्पेशिएशन कैसे और स्पीसीज का कैसे जाति का निर्माण होता है, कैसे बनती है स्पीसीज, वो हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। उसके बाद है ह्यूमन इवोल्यूशन। हम ह्यूमंस हैं तो हम इस अर्थ पे कैसे हैं और हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे हम आज ऐसे बन सके, ये इस चैप्टर में पूरा कवर करने वाले हैं एक एक करके। चलो तो आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आए। फर्स्ट चैप्टर है डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। अब देखो, डार्विन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना एक थ्योरी पूरे वर्ल्ड के सामने पब्लिश की और उन्होंने ये थ्योरी एक अपने बुक में पब्लिश की जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उन्होंने ये बताया कि इस उन्होंने ये बताया कि नेचर है उन स्पीसीज को सेलेक्ट करता है जो क्या हो, फिटेस्ट हो। समझ में आया? मतलब जो फिट रहेंगे उनको नेचर सर्वाइवल के लिए सेलेक्ट करता है, और जो फिट नहीं रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, मतलब वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वो नेचर में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये ऐसा किसका कहना था? डार्विन का। ऑल द ऑर्गेनिज्म कंप्लीट विथ ईच अदर इन अ लाइफ थ्रेटनिंग मैनर। अब देखो क्या है, कंपीट, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे से कंपीट करते हैं इस नेचर में, इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, एक दूसरे से कंपीट इस मैनर में करते हैं कि कभी कभार वो एक दूसरे को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, खुद जिंदा रहने के लिए, खुद सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, अब इस कंपटीशन से क्या होता है कि इस कंपटीशन में जो स्ट्रांग रहेगा वो सर्वाइव करेगा। ठीक है, जो इस समझ लो जो खुद से स्ट्रांग रहेगा, जो पावरफुल रहेगा वो सर्वाइव कर जाएगा, और जो वीक होगा वो क्या हो जाएगा, वो किल हो जाएगा या फिर उसकी डेथ हो जाएगी, वो उसकी स्पीसीज सर्वाइव नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो इस कंपटीशन में जो ऑर्गेनिज्म है उनके अर्थ के सर्वाइवल के कंपटीशन में वही जिंदा रहेगा जो जीतेगा। ठीक है, इस कंपटीशन में वही जिंदा रहेगा जो जीतेगा। अब जीत कैसे सकते हैं, कौन विन होगा? अगर जो अपने आप को मॉडिफाई करेगा टाइम टू टाइम। देखो, नेचर हमेशा नेचर जैसे जैसे नेचर कन्वर्ट होता है, उसी के साथ साथ जो स्पीसीज अपने आप को मॉडिफाई करेगी, जो अपने अंदर मॉडिफिकेशन लाएगी, वही स्पीसीज सर्वाइव करेगी, और बाकी की स्पीसीज इस पूरे वर्ल्ड में सर्वाइव, इस नेचर में सर्वाइव नहीं कर सकेगी। ठीक है, अब देखो, नेचर उन्हीं ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट करता है, उन्हीं ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट करके वही जिंदा रह सकते हैं यहाँ पे जो फिट हो। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म फिट है वो जिंदा रहेंगे, और जो नहीं फिट है वो क्या हो जाएंगे, पेरिस, यानी कि वो उनका डेथ हो जाएगा, वो किल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो, sustaining and selecting organism can perform reproduction and give rise to the new species with their own specific characters। अब देखो, जो ऑर्गेनिज्म फिट है, जो ऑर्गेनिज्म स्ट्रांग है, वो सर्वाइव कर जाएंगे, और सर्वाइव करने के बाद वो रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म को पूरे स्पीसीज में अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म को इस दुनिया में ला सकते हैं और अपनी स्पीसीज को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और अपनी स्पीसीज को जो मतलब खुद में जो मॉडिफिकेशन लाए हैं, खुद में जो चेंजेस लाए हैं सर्वाइव करने के लिए, वो अपने स्पीसीज में वो स्पेसिफिक कैरेक्टर को आगे थ्रू पास कर सकते हैं ताकि उनकी स्पीसीज भी सर्वाइव कर सके। ठीक है, अब देखो, डार्विन का जो ये थियरी था, जो ये सिद्धांत था डार्विन का, ये पूरी दुनिया ने माना, पर कुछ जगह पे कुछ साइंटिस्टों ने इसका ऑब्जेक्शन भी किया। अब ऑब्जेक्शन कौन कौन सा देख सकते हो? एक मेजर ऑब्जेक्शन, हम लोग 3 मेजर ऑब्जेक्शन देखेंगे। क्या सबसे बड़ा क्वेश्चन किया गया? सबसे पहला कि सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन नहीं है फैक्टर इवोल्यूशन के लिए, मतलब सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन से ही किसी भी ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन नहीं होता, उसके बजाय और भी बहुत सारे चीजें, बहुत सारे क्राइटेरिया रिस्पॉन्सिबल होती है। तो सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन ही हम लोग नहीं मान सकते हैं कि इवोल्यूशन के लिए सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उसके बाद डार्विन ने मॉडिफिकेशन को एक्सप्लेन नहीं किया था। जो मॉडिफिकेशन हो रहे थे उसमें से कितने यूजफुल है, कितने यूजलेस हैं, क्या मतलब क्यों मॉडिफिकेशन हो रहे हैं, इसको डार्विन ने अपने थियरी में एक्सप्लेन नहीं किया था अच्छे से। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट,
कि डार्विन ने जो चेंजेस होते हैं ना उसके बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था, कि जो स्लो चेंजेस होते हैं, जो एब्रप्ट चेंजेस होते हैं, जो मतलब बहुत ही ज़्यादा फास्ट चेंजेस होते हैं, उनके बारे में डिफ्रेंशिएट या फिर क्लासीफाइड नहीं किया था कि चेंजेस ये होते हैं, क्यों होते हैं, उस चेंजेस से क्या मतलब है, उस चेंजेस से क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, ये सब के बारे में डार्विन ने अपने थियरी में कुछ बताया नहीं था। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दिस, अगर हम लोग ये सब ना देखें, ये सब ऑब्जेक्शन ना देखें, तो डार्विन की जो थियरी थी वो बहुत ही माइलस्टोन साबित हुई पूरे वर्ल्ड के लिए। इस टॉपिक पे आगे ज़्यादा स्टडी करने के लिए ये एक बेसिक स्टडी साबित हुई। ठीक है, तो इसके ही स्टडी के थ्रू आगे कई सारे रिसर्च भी हुए, कई सारे दुनिया इस फील्ड में आगे बढ़ी। ठीक है, अब आगे एक नेक्स्ट साइंटिस्ट और आए जिनका नाम था जीन बैप्टिस्ट लेमार्क। ठीक है, जीन बैप्टिस्ट लेमार्क ने अपनी तरफ से एक थियोरी प्रपोज की दुनिया के सामने। अब इस थियोरी में क्या था, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस किसी भी ऑर्गेनिज्म में होते हैं और उसके रिस्पॉन्सिबल कौन है, उनकी एक्टिविटी या फिर लेजीनेस। लेमार्क ने क्या कहा कि जो किसी भी ऑर्गेनिज्म में उनका मॉर्फोलॉजिकल यानी कि उनकी बॉडी में जो चेंजेस होते हैं वो इवोल्यूशन, उससे क्या होता है, इवोल्यूशन होता है, उन चेंजेस से क्या होता है, इवोल्यूशन। और ये इवोल्यूशन का रिस्पॉन्सिबल कौन है, उनके द्वारा वो जो करते हैं एक्टिविटी या लेजीनेस, यानी कि अगर वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा कार्य करते हैं, तो उस हिसाब से जो भी कार्य वो करते हैं उस हिसाब से क्या हो जाएगा, उनका जो बॉडी है उनमें मॉडिफिकेशन चेंजेस आ जाएंगे। और अगर कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है, कोई सजीव ऐसा है जो लेजी है, आलसी है, तो उसमें भी चेंजेस आएंगे। ठीक है, अब वो कैसे चेंजेस आएंगे, अब उन्होंने क्या कहा कि जो समझ लो जिस ऑर्गन का यूज ज़्यादा कर रहा है तो वो ऑर्गन उनके शरीर में डेवलप होगा, और जिस ऑर्गन का जो ऑर्गेनिज्म यूज नहीं कर रहा वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक है, और इस थियोरी को उन्होंने क्या नाम दिया, यूज ऑफ डिसऑर्डर्स ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है, अब इसके बाद देखो उन्होंने कुछ एग्जांपल दिए। नेक ऑफ जिराफ, अब देखो यहाँ पे नेक ऑफ जिराफ, उनका कहना था कि जो जिराफ की गर्दन है ना पहले बहुत छोटी हुआ करती थी, लेकिन जिराफ क्या खाता है, पत्ते खाता है। अब पत्ते हमेशा तो नीचे नहीं रहेंगे, तो बड़े बड़े पेड़ों से पत्ते खाने के लिए जिराफ ने अपनी गर्दन ऊपर तक उठाकर पत्ते को तोड़ने की कोशिश करने लगा, और ये कई सारे जनरेशन तक यही होता रहा। ठीक है, तो इससे फायदा क्या हुआ कि जिराफ के मतलब देखो इसमें चेंजेस क्या है कि कई जनरेशन यही करते करते तो जिराफ की गर्दन धीरे 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 क्या ऊंची होने लगी। उसके बाद जो ये बर्ड्स हैं, बर्ड्स के जो विंग्स हैं, लेग्स हैं, वो ऐसे क्यों हुए। अब देखो पानी में जो बर्ड्स रहते हैं उनमें मतलब पानी में टिके रहने के लिए या फिर पानी में बने रहने के लिए, तैर सकने के लिए उनके जो विंग्स है, ठीक है, उनके जो लेग्स हैं उसमें ऐसा जाली जैसा स्ट्रक्चर होने लगा ताकि वो क्या कर सके, पानी में अच्छे से तैर सके या फिर पानी में अच्छे से स्टेबल बने रह सके। और बर्ड्स के जो विंग्स है ना वो डेवलप इसीलिए इसी टाइप से डेवलप हुए कि वो लोग अच्छे से क्या कर सके, फ्लाई कर सके। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें स्नेक्स की, तो स्नेक्स ऐसे थे कि वो पहले लिजार्ड थे, लिजार्ड की ही एक स्पीसीज है स्नेक। स्नेक ने क्या किया, अब देखो कुछ लिजार्ड का ऐसा ग्रुप था जिन्होंने अपने पैर का यूज, लेग्स का यूज करना कम कर दिया, फिर बंद कर दिया, वो जमीन से एकदम चिपक के चलने लगे, जिसकी वजह से धीरे धीरे क्या हुआ कि स्नेक जैसी स्पीसीज का मतलब जन्म हुआ। ठीक है, स्नेक जैसी स्पीसीज पूरे वर्ल्ड के सामने आई, नेचर के सामने आई। ठीक है, अब इस थियोरी को एक्वायर्ड कैरेक्टर्स थियोरी कहा जाता है। मतलब एक्वायर्ड कैरेक्टर मतलब क्या, इन्होंने ये जो ऑर्गेनिज्म है इन्होंने जो कैरेक्टर एक्वायर्ड किया वो कैरेक्टर इनके शरीर में डेवलप हो गया। ठीक है, अब इस थियोरी को नाम क्या दिया गया, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर ऑफ लेमार्किज्म। ठीक है, अब देखो इसी थियोरी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर या फिर लेमार्किज्म। लेमार्किज्म क्यों कहते हैं, क्योंकि ये किसने बताया हमें, लेमार्क ने बताया, जीन बैप्टिस्ट लेमार्क ने, इसलिए इस थियोरी का नाम क्या है, लेमार्किज्म कहते हैं। या फिर तो आप कह सकते हो द थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। एक्वायर्ड कैरेक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सारे ऑर्गेनिज्म ने कोई ना कोई कैरेक्टर अपने बॉडी में एक्वायर्ड किया है। ठीक है, अगर इसके बाद आगे हम लोग बढ़े तो डेवलपमेंट ऑफ, अब देखो कोई भी ऑर्गन का डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, देखो डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन अगर कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी की वजह से किसी ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी कोई कर रहा है पर्सन, इसलिए उसका स्पेसिफिक ऑर्गन का डेवलपमेंट हो रहा है, ये तो समझ में आता है। उसके साथ साथ अगर कोई अपने किसी ऑर्गन का, किसी अंग का यूज नहीं कर रहा तो वो वीक हो जाता है या फिर वो धीरे धीरे गायब होने लगे, ये भी बात समझ में आती है। जैसे आप जिम में जाते हो तो एक्टिविटी करते हो जिसकी वजह से आपका कोई मतलब मसल्स, बॉडी डेवलप होता है। ठीक है, ये तो समझ में आता है। और उसके बाद अगर कोई आप अंग यूज ना करो, धीरे धीरे वो वीक हो जाता है, ये भी समझ में आता है। लेकिन ऐसा डेवलप किया हुआ कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में जाना, ये रिजेक्टेड है। ये मतलब इसको दुनिया ने रिजेक्ट किया। क्यों, समझ लो जो बॉडी बिल्डर है तो उसका जो बेटा होगा, क्या वो बिना जिम किए, बिना एक्सरसाइज किए, बिना मतलब कोई फिटनेस का एक्टिविटी किए, क्या उसके भी अपने आप बॉडी जनरेट हो जाएगी?
क्योंकि उसके पापा मतलब बॉडी बिल्डर थे, ऐसा नहीं होगा। तो ऐसे जो ऑर्गन डेवलपमेंट के जो कैरेक्टर हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होते, ठीक है। उसके बाद क्या कि अब देखो, अब क्या है कि जो मॉडिफिकेशन है ना, ये मॉडिफिकेशन नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होते। मतलब जो मॉडिफिकेशन मतलब क्या कि पहले कोई बॉडी एक्टिव मतलब कुछ चेंजेस खुद में, मतलब खुद कोई एक्टिविटी करके, खुद हार्डवर्क करके, या फिर कोई लेजीनेस की वजह से कोई आपके बॉडी में चेंजेस आया, तो ये चेंजेस नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाते। अगर समझ लो किसी के मम्मी पापा या फिर कोई भी आलसी हो, तो उसका बेटा जरूरी कंफर्म नहीं है कि आलसी होगा। तो लेमार्क ने कहा था कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्राई जो करते हैं वो मतलब वो ट्रांसफर होता है, पर हमेशा ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसलिए जो इनकी थियरी थी वो क्या हो गई, डिसअप्रूव्ड हो गई। अब क्या है कि एक और चीज कि कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं। ये जो देखो डेवलप ऑर्गन है, ये कैरेक्टर आपको ट्रांसफर नहीं होंगे, लेकिन जो जेनेटिक कैरेक्टर है, जो मतलब खानदानी कुछ चीजें हैं, जैसे आंख का कलर हुआ, स्किन कलर हुआ, हाइट हुआ, ये सब कुछ जेनेटिक कैरेक्टर है, वो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होती हैं। और इस थियरी को क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एंशिएंट्री ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ठीक है। मतलब ये तो कई हजारों साल, लाखों सालों में ये कैरेक्टर आया हुआ है, तो ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्पेशिएशन यानी कि जाति उद्भव। अब देखो जाति कैसे बनी होगी, स्पीसीज है ना वो दुनिया में कैसे बनी होगी, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मतलब क्या, कई सारी स्पीसीज है जो चेंज होते गए, ठीक है। स्पीसीज थी पहले, देखो एक ही स्पीसीज आई हुई, पहले एक ही दुनिया में कोई एक सजीव आया होगा ना, कोई एक ऑर्गेनिज्म आया होगा, फिर उसी में से वो ऑर्गेनिज्म ही थोड़ा बहुत चेंज करके दूसरा और तीसरा ऑर्गेनिज्म बनाया होगा, फिर वो 2 से 4 बने होंगे, 4 से 6 बने होंगे और 6 से 8 बने होंगे। तो इसी प्रकार जो इतने सारे वर्ल्ड में देखो, पहले तो स्पीसीज नहीं थी इतनी, ठीक है, पहले इतनी स्पीसीज नहीं थी, पर आज अर्थ में देखोगे आप करोड़ों स्पीसीज है, बहुत सारे, मतलब इतने सारे प्लांट हैं, इतने सारे एनिमल्स हैं, जानवर, इंसान, पेड़ पौधे, कितने सारे तरीके के अलग अलग तरीके के स्पीसीज दिखाई देती हैं। तो ये किसकी वजह से हुआ, इवोल्यूशन की वजह से, ठीक है। अब देखो जो ये स्पीसीज हैं ये क्या करती हैं, ये अपने इंडिविजुअल मतलब अपने तरीके से नया इंडिविजुअल को स्पीसीज, नए स्पीसीज को जन्म ले सकती हैं, ठीक है। स्पीसीज कैसे बनता है, स्पीसीज क्या है एक्चुअली, स्पीसीज एक ऐसा मतलब ग्रुप होता है जो अपने ही तरीके के नए ऑर्गेनिज्म को दुनिया में ला सके और रिप्रोडक्शन कर सके, मतलब अपने से नए ऑर्गेनिज्म को दुनिया में लाने के लिए रिप्रोडक्शन कर सके, और सब एक ही तरीके की प्रॉपर्टी, सब एक ही तरीके की कैरेक्टर शेयर करते हो, ऐसे ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीसीज। मतलब देखो सब एक तरीके से, जैसे इंसान, ह्यूमंस एक स्पीसीज है। अब क्या है कि हमारे पास एक ही जैसे हमारा हाथ पैर मुंह कान नाक सब एक ही जैसे ना, डिक्टो सेम नहीं, जुड़वा नहीं, लेकिन हमारे जो कैरेक्टर है वो तो सेम है। हम पैर से चलते हैं तो सारे इंसान पैर से चलते हैं, हम हाथ से जो जो काम करते हैं सारे इंसान कर सकते हैं, हम आँख से देखते हैं सारे, तो जो ये सारी चीजें हैं, जिस प्रकार चलते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं, ये सारी चीजें सारे ह्यूमंस में सेम है। मतलब ये पूरा एक ग्रुप क्या हुआ, एक स्पीसीज हुआ। तो जो भी ग्रुप कैरेक्टर शेयर करता है वो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एक स्पीसीज बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ईच स्पीसीज ग्रोज इन स्पेसिफिक जियोग्राफिकल कंडीशन। देखो हर एक स्पीसीज का अपना अपना एक जियोग्राफिकल कंडीशन होता है। हम पानी के अंदर नहीं रह सकते, इंसान पानी के अंदर नहीं रह सकते, वो पानी के ऊपर यानी कि जमीन पे रहते हैं, ठीक है। अब मछली हुए, ये देखो अलग स्पीसीज है, वो कहाँ रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं। सब सारे स्पीसीज का खाना पीना अलग होता है, हैबिट अलग होता है, रिप्रोडक्टिव एबिलिटी अलग होती है और पीरियड अलग होता है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव एबिलिटी और पीरियड मतलब देखो जो जन्म देने का तरीका है, जो जन्म देने की कैपेसिटी है, वो हर एक स्पीसीज का, हर एक ऑर्गेनिज्म का अलग होता है। और जन्म देने का टाइम मतलब नए बेबी बॉर्न का जो टाइम रहता है, देखो हम ह्यूमंस में कितना है 9 मंथ, लेकिन क्या सारे ऑर्गेनिज्म में, सारे स्पीसीज में 9 मंथ है, नहीं, किसी में 2 मंथ है, किसी में 16 मंथ है। लेकिन कोई कोई ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो 24 घंटे या कुछ घंटों में ही अपने रिप्रोडक्टिव मतलब रिप्रोडक्शन कर लेते हैं, अपनी स्पीसीज को और ज्यादा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल एस्पेक्ट्स या फिर रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हैं जो न्यू स्पीसीज को जन्म देते हैं। सबसे पहला है जेनेटिक वेरिएशन। कोई एक स्पीसीज है, उसमें अगर कोई थोड़ा बहुत जेनेटिक बदलाव हुआ, जेनेटिक चेंजेस हुआ, तो उससे नई स्पीसीज बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर किसी स्पीसीज का जियोग्राफिकल या रिप्रोडक्टिव चेंजेस हुआ, मतलब अगर उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ चेंजेस हुआ, उनका जो रिप्रोडक्टिव पूरा सिस्टम है, कैसे पैदा होते हैं, कितने मंथ में पैदा होते हैं, अगर ये सब में चेंजेस हुआ धीरे धीरे, तो धीरे धीरे देखा जाएगा कि एक न्यू स्पीसीज बनेगी। या फिर उनके रहने का अगर जगह बदले, जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो पानी में रहना चालू किया या फिर पानी में रहने लगे, तो उनका पूरा जो प्रॉपर्टी, उनका पूरा कैरेक्टर बदल गया, जिसकी वजह से उनका एक नया स्पीसीज, कई सारे नई स्पीसीज का जन्म हुआ। उसके बाद जियोग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। आइसोलेशन मीन्स व्हाट, कि अगर हम लोग क्या कर रहे हैं कि किसी स्पीसीज को दुनिया से काट के अलग कर दें, मतलब दुनिया से काट के मतलब उसकी ओरिजिनल स्पीसीज से अगर अलग रखें, जैसे ह्यूमंस के कुछ ग्रुप को एक अलग ही जगह रख दिया जाए और कभी किसी को दोनों ग्रुप को पता ना रहे, उनको आइसोलेट कर दिया जाए,
तो जैसा हम डेवलप कर रहे हैं वैसा वो भी ह्यूमन डेवलप नहीं करेगा, जरूरी नहीं है। वो अलग तरीके से अपनी एक्टिविटी करेंगे, हम अलग तरीके से। तो 1000 साल बाद या फिर कई हजार साल बाद ये देखा जा सकता है कि जो हमने ह्यूमंस का अलग ग्रुप रखा है वो अलग तरीके के हैं और हम अलग तरीके के हैं। तो ये जो जियोग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है ना, ये भी इससे भी डिपेंड होता है कि कैसे चेंजेस आते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे जो पानी में रहने वाले हैं और जो जमीन पर रहने वाले हैं, दोनों आइसोलेट है, दोनों अलग अलग है, लेकिन इसी वजह से दोनों का जो डेवलपमेंट है वो भी एक दूसरे से अलग अलग हुआ है। ठीक है, तो अब देखो ये सारे चेंजेस की वजह से नया नया स्पीसीज का फॉर्मेशन होता गया दुनिया में। ठीक है, अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है ह्यूमन इवोल्यूशन। ठीक है, हमारा लास्ट टॉपिक क्या है? ह्यूमन इवोल्यूशन, यानी कि मानवीय उत्क्रांति। मानव यानी कि हम। ठीक है, तो जो हमारा इवोल्यूशन हुआ है वो कैसे हुआ है? हमारा इवोल्यूशन ऐसे हुआ है कि हम पहले थे बंदर। ठीक है, अगर देखा जाए तो हम पहले क्या थे? बंदर। मतलब आप तो जानते होगे, सुने होगे कि हम पहले क्या थे? बंदर थे। अब बंदर से धीरे धीरे हम क्या बने हैं? इंसान बने हैं। अब ये पूरा जो पूरा जर्नी है बंदर से इंसान बनने का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमन इवोल्यूशन। ठीक है, आज के 7.5 करोड़ साल पहले, ठीक है, 7 से 7.5 करोड़ साल, देखो 7.5 करोड़ साल पहले डायनासोर खत्म हुए। उसके बाद 7 करोड़ साल पहले एक लिमरस नाम का एक ऑर्गेनिज्म आया, यानी कि अब लंगूर बोल सकते हो, जो कहाँ पे रहता था? पेड़ पे रहता था। अब वो धीरे धीरे डेवलप हुआ, 3 करोड़ साल लगे उसको डेवलप होने पे। तो आज के 4 करोड़ साल पहले वो डेवलप होके बंदर बना। ठीक है, अब देखो बंदर तो बन ही गया था, ऐसा नहीं कि पूरा 7 करोड़ से 4 करोड़ पे डायरेक्ट बंदर बना, नहीं नहीं नहीं। 7 करोड़ से धीरे धीरे वो डेवलप होता रहा ताकि बंदर का वो बंदर बनने में। लेकिन ये पूरी तरीके से मतलब ये जो अभी 4 करोड़ आज के 4 करोड़ साल पहले जो बंदर था, उसकी पूंछ गायब हो चुकी थी, उसके टेल गायब हो चुके थे, पूरा डिग्रेड या फिर डिसअपियर हो चुके थे। कैसे डिसअपियर हुए थे? क्योंकि जो बंदर था उसने क्या किया था? अपने पूंछ का उपयोग करना बंद कर दिया था, अपने टेल का यूज करना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी टेल धीरे धीरे क्या हो गई? गायब हो गई। अब आज के 2.5 करोड़ साल पहले क्या हुआ कि वो जो बंदर था ना, वो भी धीरे धीरे क्या होने लगा? इवॉल्व होने लगा, यानी कि और बढ़ने लगा। तो वो क्या बनने लगा? गोरिल्ला, चिंपैंजी, ये सब बनने लगा। जो बंदर था वो सीधा सीधा खड़े होने लगा, मतलब और स्ट्रेट चलने की कोशिश करने लगा, और अपनी एक्टिविटी, अब देखो जंगल में से बाहर आके और एक्टिविटी करने लगा, जिसकी वजह से उसका डेवलपमेंट हुआ। तो उसका डेवलपमेंट किस में हुआ? गोरिल्ला और चिंपैंजी में। फिर उसके बाद 2 करोड़ साल पहले, आज के 2 करोड़ साल पहले क्या बने? एप्स बने। एप्स मतलब समझ रहा है कि पहले बोल सकते हैं समझदार बंदर। एप्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं? पहले समझदार बंदर, जिनके पास जो ब्रेन एक्टिविटी है, जो बाकी पहले अपने स्पीसीज से ब्रेन एक्टिविटी उनकी ज्यादा थी। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद क्या हुआ कि आज के 1 करोड़ साल पहले जो पहला पावरफुल ह्यूमन आया, ठीक है, मतलब जो ज्यादा दिमाग चलाने वाला ह्यूमन आया, रैम्फा। ठीक है, उसका नाम देखो यहाँ पे मेंशन है, रेमापिथेकस। ठीक है, सॉरी, रेमापिथेकस। अब ये जो 1 करोड़ साल पहले ये जो ह्यूमन आया, ये स्ट्रेट चलने की कोशिश करने लगा, मतलब अपना पूरा बॉडी स्ट्रक्चर स्ट्रेट रखने लगा, जिसकी वजह से वो ज्यादा यूज किसके करने लगा? चलने के लिए पैर का यूज करने लगा। तो उसके पैर ऐसे डेवलप होने लगे कि वो चलने के काम में आने लगे। ठीक है, और हाथ का यूज कम करने से हाथ धीरे धीरे क्या होने लगे? छोटे होने लगे। देखो याद रखो कि बंदर का जो पहले जो मंकीज का जो पहले हैंड था वो अपने घुटने से नीचे तक था। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे डेवलप होते होते हम लोग हैंड का यूज उतना करना कम कर दिए, जिसके इसके वो क्या होगा कि बहुत छोटा होने लगा। ठीक है, अब आज के 40 लाख साल पहले की बात करें अगर हम, ठीक है, आज के 40 लाख साल पहले की बात करें, तो जो एप्स थे ना वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए। इंटेलिजेंट क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीजें खुद करना चालू किया सोच के। ठीक है, अब उसके बाद जो ह्यूमंस थे वो क्या हुआ कि स्किल्ड ह्यूमन बने। स्किल्ड ह्यूमन मतलब समझ रहे हैं? 20 लाख साल पहले ऐसा हुआ कि जो ह्यूमन पूरा, अब देखो, अब स्किल्ड ह्यूमन का मतलब क्या? स्किल्ड ह्यूमन मतलब वो जो एप्स थे ना उनसे ज्यादा स्किल्ड, मतलब उनसे ज्यादा एक्टिव था। ठीक है, हथियार बनाने लगे अपने यूज के लिए, बहुत सोच समझ के कोई काम करने के लिए यूज होते थे, तो ये स्किल्ड हो गए। स्किल्ड मतलब काम करने के लिए ये लोग कोई सामान यूज करते थे। देखो बंदर थे तो कार्य करने के लिए कोई सामान यूज नहीं करते थे, लेकिन ये जो 20 लाख साल पहले जो एप्स थे वो स्किल्ड ह्यूमन में डेवलप हो गए, कि जो स्किल्ड ह्यूमन है वो अपने अपने काम के लिए कई सारे हथियार, कई सारे और भी साधन यूज करने लगे, कई सारे और चीजें यूज करने लगे। ठीक है, अब उसके बाद आज के 15 लाख साल पहले, मतलब क्या हुआ? आज के 15 लाख साल पहले जो ह्यूमन में डेवलपमेंट हुआ वो क्या होने लगा? पूरा इरेक्ट होने लगा, मतलब पूरा टाइट एकदम स्ट्रेट खड़ा होकर चलने लगा। याद रखना कि आज के 15 लाख साल पहले जो ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ था उसमें जो स्पीसीज था वो क्या होने लगा? पूरा स्ट्रेट होकर चलने लगा। अब देखो ये बहुत बड़ा चेंज था ह्यूमन बनने के लिए। आज हम लोग देखो पूरे स्ट्रेट होकर चल सकते हैं, पूरे इरेक्ट होकर चल सकते हैं। तो ये 15 लाख साल पहले पहली बार ऐसा स्पीसीज आया जो क्या होने लगा कि डेवलप होकर वो स्ट्रेट होकर चलने लगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें
कि जो पहला ह्यूमन था, ठीक है, अगर हम लोग इसके बाद की बात करें तो अब देखो रेम्पाथिकस, और उसके बाद जो 20 लाख साल पहले जो ह्यूमन आया, उसके बाद 50, अब देखो क्या था कि आज के जो बोल सकते हैं कि जो 50,000 साल, 50,000 से 1 लाख साल पहले, ठीक है, 50,000 से 1 लाख साल पहले जो ह्यूमन आया वो उसका ब्रेन डेवलप हो, काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ था। और ये जो मेंबर था, मतलब ये जो पूरे इवोल्यूशन का ये जो मेंबर है, इवोल्यूशन ग्रुप का जो मेंबर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोसेपियन बोलते हैं। आपने सुना होगा, पहला जो समझदार आदमी था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोसेपियन, ठीक है। और होमोसेपियन ग्रुप है, याद रखना, ये पहला स्पीसीज का ग्रुप है, होमोसेपियंस स्पीसीज, जो क्या था, पहला समझदार मतलब ह्यूमन का ग्रुप था, ठीक है। अब इसमें जो पहला आदमी था, पहला जो इंसान था, उसका नाम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस ग्रुप को निएंडरथल मैन, ठीक है। जो पहला मतलब जो बोल सकते हैं कि जो एग्जाम्पल है वाइज मैन का, वो फर्स्ट एग्जाम्पल कौन सा है वाइज मैन का, निएंडरथल मैन, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि आज के 50,000 साल पहले, आज के 50,000 साल पहले ब्रेन बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है, तो हमने देखा। उसके बाद क्या कि 10,000 साल पहले हम लोग ने क्या करना चालू किया, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मतलब समझ रहा है, खेती करना, फार्मिंग करना चालू किया। और फार्मिंग के बेस पे हम लोग क्या करते थे कि फार्मिंग के बेस पे कई सारी एक्टिविटी करते थे। और हम लोग हम लोग पहले भी हंटिंग करते थे, शिकार करते थे, लेकिन सिर्फ हंटिंग के ऊपर पूरा डिपेंड ना रहकर हमने फार्मिंग करना चालू किया। हम और भी फूड मटेरियल्स प्रिपेयर करना खुद से चालू किए। उसके बाद 5,000, आज के 5,000 साल पहले हमने कल्चर और आर्ट, कल्चर और आर्ट मतलब क्या कि ड्राइंग, सिंगिंग, डांसिंग, ठीक है, लिखना, पढ़ना, ये सब स्टार्ट किया आज के 5,000 साल पहले, ठीक है। और इसके साथ साथ हमने अपना कल्चर भी क्रिएट करना चालू किया, जो कि हम लोग सोसाइटी बनाए, हमने अपना कल्चर बनाया, सोसाइटी बनाया कि हम लोग कैसे एक साथ रहेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि आज के 1,000 साल पहले की हम लोग बात करें, आज के 1,000 साल पहले हमने धीरे धीरे ये सब चीजें थी, आर्ट, ये सब डेवलप करके हम लोग ह्यूमन की तरह एक सोसाइटी में रहने लगे, ठीक है। आज के 400 साल पहले क्या हुआ, आज के 400 साल पहले हम इंडस्ट्री पूरे दुनिया में डेवलप हुई, ठीक है। ये पूरे अर्थ पे क्या डेवलप होना चालू किया, इंडस्ट्री डेवलपमेंट चालू हुआ, ठीक है। सॉरी, 400 साल पहले साइंस जो था ना, साइंस बहुत तेजी से डेवलप होना चालू हुआ। जो साइंस था वो मॉडर्न साइंस डेवलप होना चालू हुआ आज के 400 साल पहले। और जो इंडस्ट्री थी वो 200 साल पहले, आज के 200 साल पहले, यानी कि 18th सेंचुरी के टाइम में जो इंडस्ट्री थी पूरे वर्ल्ड में, वो डेवलप होना, तेजी से डेवलपमेंट होना उनका चालू हुआ। और इंडस्ट्री के डेवलपमेंट और 16th सेंचुरी में साइंस, मॉडर्न साइंस के डेवलपमेंट के स्टार्ट होने के बाद आज हम देख सकते हैं कि दुनिया कितनी ज़्यादा आगे, कितनी ज़्यादा मॉडर्न, टेक्निकल हो चुकी है, ठीक है। तो ये था ह्यूमन इवोल्यूशन, कि हम लोग पहले कहाँ थे। मतलब ये देखो, ये पूरा ह्यूमन एवोल्यूशन है, ये स्टेप बाय स्टेप हुआ है, कई करोड़, मतलब कई करोड़ साल में। ऐसा नहीं कि हमने कुछ 1,000 साल में या फिर कुछ 100 साल में इतना डेवलप कर लिया, नहीं, कई करोड़ साल लगे ह्यूमन को एक एनिमल से पूरा ह्यूमन होने के लिए। और इस पूरी स्टोरी में आपने देखा कि हमने ट्राई किया, मतलब एक एनिमल का ग्रुप था, एक मंकीज के, जैसे मंकी का जो एक ग्रुप था, उसने जंगल छोड़ के बाहर आके और भी अपना एक्टिविटी ट्राई किया, जिसकी वजह से वो हम लोग आज इतना डेवलप हो पाए। अगर वो आलसी की तरह पेड़ पे ही पड़ा होता तो क्या लगता है कि आज हम इंसान बन पाते, नहीं बन पाते, ठीक है। आई होप आपको वो वीडियो समझ में आया हो। और देखो, हमने एक अपने इस साल के स्टूडेंट को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट अपनी तरफ से स्टार्ट किया है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए 100 रुपये और 200 रुपये फीस है बस। फर्स्ट आप इस पूरे डिटेल को देख सकते हो ध्यान से वीडियो रोक के। और इसके साथ हम लोग ने कई सारे 25% जो एडमिशन है वो ईयरली फ्री मिलते हैं हमारे मैनेजमेंट की तरफ से। उसके बाद 20% फीस इस साल हम लोग फ्री कर रहे हैं, 20 से 80% तक फीस हम लोग कम कर रहे हैं, ठीक है। ये सब आप देख सकते हो। इस वीडियो में ये वीडियो पूरा देखने के बाद मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, ठीक है। ये पूरा वीडियो आप ध्यान से देख लोगे, उसके बाद मेरा एक आपसे एक क्वेश्चन है जिसका आंसर मुझे कमेंट में करो, ठीक है। अगर आपने ये ध्यान से वीडियो देखा होगा तो जरूर कमेंट में आंसर कर सकते हो कि जो फर्स्ट वाइज मैन था, ठीक है, जो फर्स्ट वाइज मैन था उसका नाम क्या था, यानी कि जो पहला समझदार आदमी था उसका नाम क्या था। इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर करिएगा। थैंक यू। आई होप आपको समझ में आया हो पूरा वीडियो। आई होप आपको इससे कोई हेल्प मिले, ठीक है। गुड लक।